जिस बालू से लोग अपने सपनों का घर बनाते हैं ना, बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाते हैं ना, आज वही बालू बिहार की जमीन पर लाशें गिरा रहा है। हर ईंट, हर छत, हर दीवार के पीछे एक कड़वी सच्चाई दबी है, जिसमें किसी न किसी की मौत की कहानी छिपी है। और इन सभी चीज के पीछे बिहार का बालू माफिया है, जो नदियों से बालू नहीं खून खींच रहा है। यकीन नहीं आ रहा हो तो साल 2023 की एक कहानी सुन लीजिए ना। 14 नवंबर की बात है। जमुई जिले में गढ़ी थाना के अतिरिक्त थाना प्रभारी प्रभात रंजन को अवैध बालू ले जा रहे एक खेप का पता लगा और वो अपने दस्ते के साथ उस अवैध खेप को रोकने के लिए निकल गए। लेकिन बालू माफियाओं के सरपरस्ती में पलने वाले मामूली से ट्रैक्टर ड्राइवर के अंदर इतनी हैवानियत आ गई कि उसने बालू के लिए ट्रैक्टर से एक ऑन ड्यूटी एडिशनल एसएचओ को कुचलकर मार डाला। क्या गलती थी उस पुलिस वाले की? वो तो बस चेकिंग कर रहा था ना। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। यही हश्र होता है हर उस इंसान का जो इस रेत के सम्राटों के खिलाफ खड़ा होता है, चाहे वो पुलिस हो, पत्रकार हो या कोई आम नागरिक। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ शुरू कहां से होता है। तो देखिए, बिहार के गांवों में जैसे ही सूरज ढलता है ना, ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। सोन, गंडक, कोसी और गंगा, इन नदियों की रेत पर रात में कब्जा होता है माफियाओं का। जहां भारी मशीनें चलती है, ट्रैक्टर भरे जाते हैं और मोटरसाइकिलों पर बंदूकधारी पीछे पीछे चलते हैं। और सुबह होने तक हजारों हजार टन बालू नदी से गायब हो चुका होता है। ये कोई तत्कालिक धंधा नहीं है कि आज हुआ कल बंद। ये एक तगड़ा सिस्टम है जिसमें ट्रैक्टर चलाने वाला लड़का 18 साल का है, जेसीबी ऑपरेटर 24 का और बैकअप देने वाला पुलिस वाला भी उसी गांव का है। कानून के कागजों पर तो सब कुछ बंद है, लेकिन हकीकत में यह हजारों करोड़ का इलीगल बालूखोरी का धंधा है। औरंगाबाद के दौदनगर ब्लॉक के भगवान बिघा गांव में रात के समय बालू चोरी और देसी शराब दोनों का धंधा एक साथ चलता है। झाड़ियों के पीछे मिट्टी के बड़े हांडे उबल रहे होते हैं, जिसमें देसी शराब पक रही होती है। कुछ ही दूर पर बालू भरने वाले ट्रैक्टर की लाइन लगी होती है। अगर आपने शराबबंदी वाली वीडियो देखी होगी मेरे चैनल पर, तो आपको याद होगा जहां मैंने आपको एक मुसहर की कहानी बताई थी कि वो रात होते ही गंगा किनारे कच्ची शराब बनाया करता था। तो उसी नदी के किनारे बालू का भी धंधा चलता है। तो जैसे मुसहर शराब के धंधे में है, वैसे ही हर धंधे में कोई ना कोई है। और जब बिहार और यूपी की बात आती हो तो भला जाति की बात कैसे ना हो। वैसे इस कहानियों में भी जातियां कई भूमिकाएं तय करती है। यादव बालू का कारोबार संभालते हैं, मल्हा, मुसहर और पासवान देसी शराब की भट्टियों पर काम करते हैं। ये पूरा इलाका एक अनकहे समझौते पे चलता है। तू मेरा धंधा मत रोक, मैं तेरे धंधे को नहीं छेड़ूंगा। अब बालूखोरी जो है वो बालू चुराने वाले को तो पैसा देती ही है, लेकिन दूसरों को देती है मौत। नदी से लेकर सड़क तक बालू अपने निशान छोड़ रहा है। एक तरफ इस बालू चोरी से नदियां गहरी हो गई है, बच्चों के डूबने की खतरे आम हैं। दूसरी तरफ हर महीने सैकड़ों लोग इन अवैध ट्रकों की चपेट में आकर जान गंवाते हैं, लेकिन किसी की भी जवाबदेही नहीं बनती है, क्योंकि जिनके हाथ में कानून है उनके जेब में अवैध बालू खनन का पैसा भी है, जिसके बारे में औरंगाबाद के कारोबारी और पूर्व बालू ठेकेदार कौशलेंद्र सिंह कहते हैं कि अब सरकार का सिस्टम नहीं चलता है, माफिया का सिस्टम चलता है और वो ज्यादा असरदार है। वैसे अंदर की बात तो ये भी है कि एक सेक्टर से कमाया गया काला धन दूसरे काले धंधे में भी जाता है। बालू के पैसे से शराब पकती है, शराब के पैसों से हथियार आते हैं और हथियार से डर पैदा होता है, और इसी डर की वजह से आम आदमी से लेकर पुलिस तक चुप रहती है। तो समझ रहे हैं ना आप कि कोई छोटा आदमी बालू चुराता है, कोई शराब बनाता है, और जब पैसा किसी बड़े आदमी यानी बाहुबली के पास पहुंचता है तो वो खरीदता है हथियार, और इस हथियार से चलता है डर का कारोबार, जो आगे जाकर नेताजी को वोट दिलाता है। लेकिन डर के इस कारोबार में सबको हिस्सा तो चाहिए ही। कभी कभी माफिया आपस में भी लड़ते हैं। पिछले साल पटना के बिहटा में दो गिरोहों के बीच बालू घाट पर ही गोलीबारी हुई। 4 लोग मारे गए,
500 से ज्यादा खाली कारतूस वहां से बरामद भी हुए। और तब समझ आता है कि ये कोई सड़क छाप गुंडों का खेल नहीं है, ये है एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जिसमें अवैध खनन, तस्करी, हिंसा और राजनीतिक संरक्षण में सब कुछ मिला हुआ है। और शुरुआत वही है, एक ट्रैक्टर, एक नदी और एक खामोश हत्या। लेकिन बालू माफिया की ये कहानी सिर्फ अवैध खनन की ही नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, सामाजिक विनाश की कहानी है। क्योंकि रेत माफिया सिर्फ नदी किनारे काम नहीं करते, उनका साम्राज्य सरकार की गलियारों तक फैला हुआ है। ये वो लोग हैं जिनके बिना कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता है, जो चुनावों के पीछे पैसा लगाते हैं और जिनकी छाया में प्रशासन भी चलता है। बिहार के कई जिलों में 2021 में आईपीएस अफसरों सहित कई पुलिस कर्मी को सस्पेंड किया गया, क्योंकि उन पर माफियाओं के साथ सांठगांठ होने का आरोप था। ये अधिकारी अपने पदों का इस्तेमाल माफिया को संरक्षण देने में करते थे। हालांकि राजनीति और माफिया का गठजोड़ कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना है। वक्त, जगह और धंधे बदलते हैं, पर इनका गठजोड़ यूं ही कायम रहता है, क्योंकि चुनावी समय पर यही माफिया नेताओं के काम आते हैं और बदले में सत्ता के गलियारों में अपनी पहुंच बढ़ाते हैं। हालांकि कई बार माफिया सीधे उम्मीदवार बनकर भी चुनाव लड़ते हैं। ये पैसों का खेल है जो बालू माफिया को सत्ता के करीब ले आता है। बाकी माफिया का नेटवर्क ठेकेदार, मशीन ऑपरेटर, ट्रक चालक, स्थानीय नेता, पुलिस अफसर और बड़े राजनेता तक ये सब कुछ फैला हुआ है। ये लोग मिलकर तय करते हैं कि कब, कितना और कहां से बालू निकलेगा। बालू माफिया का धंधा उतना ही ऑर्गेनाइज्ड है जितना कि कोई गवर्नमेंट सिस्टम होता है। एक ट्रैक्टर बालू भरता है जिसका बाजार में भाव होता है 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक। अब इस रकम में सबका हिस्सा तय है। सबसे पहले तो 300 से 500 रुपया मजदूरी में जाता है, जो वहां पर बालू निकालने और ढोने का काम करते हैं। 700 से 1,000 रुपया हर रोज डीजल में कटता है। फिर यहां से इसके बाद असली कट शुरू होता है। घाट का ठेकेदार 500 से 700 रुपया लेता है। थाना के दरोगा को 1,000 रुपया से 2,000 रुपया का हफ्ता जाता है। अगर पुलिस की गश्ती ज्यादा हो तो दिन का पैकेज फिक्स कर दिया जाता है, हफ्ते की जगह दिन का पैकेज। जैसे कुछ इलाकों की रिपोर्ट तो ये तक है कि 70,000 रुपया रोजाना का रेट थाना का तय हो जाता है। हालांकि ऊपर के अधिकारियों तक पैसा कैसे पहुंचता है ये हर घाट पर अलग अलग तय होता है, लेकिन रेट सबको मालूम होता है। इस पूरे सिस्टम में हर आदमी को अपना हिस्सा मिलता है और इसलिए भी कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता है। अब सरकार को इस अवैध कारोबार से कोई सीधा लाभ तो नहीं होता, कोई फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों को भारी कमीशन मिलता है। ये कमीशन राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के लिए भी दिया जाता है। अब इसका कोई डायरेक्ट सबूत तो नहीं मिलेगा, लेकिन यही भ्रष्टाचार का एक इकोसिस्टम है, जहां इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे बिहार को हर साल करीब 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होता है। और बात सिर्फ पैसों की भी नहीं है, किसी की नजर इस बात पर भी नहीं जाता है कि इससे भविष्य को कितना खतरा हो सकता है, क्योंकि खनन के वजह से, माइनिंग के वजह से नदियां सूख रही है, वाटर लेवल गिर रहा है और खेती प्रभावित हो रही है। गांवों में पलायन बढ़ रहा है और युवा बेरोजगारी की वजह से अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। तो बालू माफिया के चलते अपराध, भ्रष्टाचार और सोशल अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। बिहार की नदियों के किनारे गड्ढे तो हजारों हैं, लेकिन इन गड्ढों से निकलता है सिर्फ बालू ही नहीं, बल्कि एक ऐसी दहशत भी जो इलाके में हर इंसान के दिल में घर कर चुकी है। बालू माफिया सिर्फ अवैध खनन नहीं करते हैं, ये एक संगठित अपराध का सिंडिकेट चलाते हैं, जिनके चलते इलाके में कानून की हवा तक नहीं चलती है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसे खत्म करने की साजिशें तैयार होती है, फिर चाहे वो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस अधिकारी या फिर कोई आम लोग। जो माफिया के खिलाफ कदम बढ़ाते हैं अक्सर मारे ही जाते हैं या फिर डर के मारे चुप्पी साध लेते हैं। 2019 से लेकर अब तक दर्जनों ऐसी वारदातें हुई है जहां बालू माफियाओं ने लोगों को बेरहमी से मार डाला। इनमें से कई वारदातें इतनी निर्दयी होती है कि सुनने वाले भी कांप उठते हैं। छुपे हथियार, गोलीबारी, ताबड़तोड़ हमले और धमकियां बालू माफिया का काम का हिस्सा है। ये माफिया अपने इलाके में खुद को भगवान समझते हैं।
पुलिसकर्मी जो कानून का पालन करने के लिए नियुक्त होते हैं वो खुद कभी कभी माफिया की हिफाजत करते हैं। कई बार पुलिस पर भी हमला होता है जब वे खनन को रोकने या छापामारी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमले से ये साफ दिखता है कि माफिया के पास पैसा और हथियार दोनों हैं, और ये हथियार सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं हैं। कई बड़े राजनेता और स्थानीय अधिकारी भी माफिया से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि अधिकारी और पुलिसकर्मी हफ्ता लेते हैं ताकि माफिया आराम से अपना काम कर सके, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया कि सबका रेट फिक्स होता है। इनकी खबरें बार बार मीडिया में आती है, पर कार्रवाई कमजोर होने के कारण माफिया खुलेआम माइनिंग करते ही रहते हैं। अब देखिए, ये बालू माफिया के लिए जो लोग काम करते हैं उनके गुर्गे वो कौन होते हैं? ये वहीं के लोकल यंग होते हैं जो गरीबी और बेरोजगारी के कारण इस धंधे में शामिल हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उन्हें पैसा, ताकत और पहचान मिलती है। इस गिरोह के सदस्य न केवल बालू खनन करते हैं बल्कि छोटे मोटे अपराधों जैसे कि हथियार की तस्करी और शराब की अवैध बिक्री में भी आगे जाकर शामिल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की बात करें तो वो डर के साए में जीते हैं, जो माफिया का विरोध कर ही नहीं सकते, और कुछ इस तरह इलाके में इनका आतंक का माहौल बना रहता है और पूरा सिस्टम चलता रहता है। इसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन की जो कोशिशें होती है वो बहुत ही बेअसर ही दिखती है। भ्रष्टाचार, संरक्षण और सत्ता के दबाव के कारण बालू माफिया खुलेआम अपना काम करता रहता है। जहां नियम बने वहां भी उनका पालन नहीं होता है। अब देखा जाए तो बिहार की नदियों पर बालू माफिया का राज तो लंबे समय से कायम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस काले कारोबार को रोका नहीं जा सकता है। इस पूरे तंत्र को तोड़ने के लिए सरकार, प्रशासन, जनता और एक्टिविस्टों को मिलकर सच्ची लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि टेबल के अंदर से अगर पैसा आता रहेगा तो टेबल के ऊपर से कार्रवाई कैसे होगी? अगर प्रशासन की ईमानदारी बनी रही और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई तो इस धंधे को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके साथ ही अधिकारियों और पुलिस को प्रशिक्षित भी करना होगा कि कैसे इस प्रकार के जो इस तरह के माफिया होते हैं और इस तरह के अपराध होते हैं इससे निपटा जा सके। साथ ही उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि बालू माफिया के खिलाफ लड़ाई में अक्सर पत्रकारों और अधिकारियों को जान से मारने की धमकी मिलती ही रहती है। इसके अलावा भी ऑप्शनल रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे ताकि युवा जो है, यंग हैं जो बिहार के, वो बालू माफिया के झुंड में शामिल ना हो। रोजगार की कमी उन्हें इस काले कारोबार की तरफ ले जाती है। शिक्षा और कौशल विकास पर सरकार को ध्यान देना होगा। सच तो ये है कि ये सब लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब तक सभी मिलकर कोशिश नहीं करेंगे तब तक बालू माफिया का काला कारोबार यूं ही चलता रहेगा। इसलिए सबको अपने हिस्से की कोशिश करनी होगी, क्योंकि नदियां सूख रही है, पर्यावरण बर्बाद हो रहा है और आम आदमी ही इसका सबसे अधिक शिकार बन रहे हैं, यानी हम और आप। तो हर बार जब आप किसी इमारत की नींव या सड़क का निर्माण देखेंगे तो सोचिए कि उसके पीछे कितनी हकीकत छुपी हुई है, कितनी जिंदगियाँ, कितनी नदियाँ और कितना भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। मगर आज की जो कहानी है वो रोज के क्राइम की कहानी से बहुत ही अलग है। इसमें कई और फैक्टर भी जुड़े हुए हैं जो कि हम लोगों के आम जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से अपराध बढ़ता है। क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होता है तो वो अपराध के रास्ते पर निकलते हैं। इसलिए मेरा काम है कि उन सभी चीज़ों से भी आपको अवेयर करूं। और इन दिनों मैं काफ़ी अलग कहानी लेकर आ रहा हूं, तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी भी आपको कैसी लग रही है। क्या इस तरह की कहानी मैं आगे और भी लेकर आऊं, या फिर आपको वही दाऊद और शहाबुद्दीन जैसी कहानी सुननी है? तो ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश यूं ही अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।